भावी शिक्षकों, आज मैं बाल विकास की प्रकृति एनी नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ाने चल के लिए ना हो उसके लिए पाती है। तो भावी शिक्षकों, आज मैं बाल विकास की प्रकृति एनी नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ाने चल रही हूँ आपको, जो बाल विकास की प्रक्रिया का तीसरा भाग है। सबसे पहले आपने पढ़ा बाल विकास किसकी शाखा है, फिर आपने पढ़ा कि बाल विकास का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा। आज आपका जो टॉपिक है बाल विकास की प्रकृति यानी नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। आइए इसको पॉइंट वाइज देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट है आपका मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के रूप में बाल विकास विषय। आइए एक एक पॉइंट को हम अच्छे से समझते हैं। पॉइंट आपके सामने है और मैं समझाने चल रही हूँ। आप पेन लीजिए और कॉपी उस पर अभ्यास करना प्रारंभ कर दें। सबसे पहले पॉइंट क्या है, पूछा क्या गया है, बाल विकास की प्रकृति यानी नेचर क्या है इसका। तो आइए नेचर में जानते हैं स्वभाव। आइए हम देखते हैं मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के रूप में बाल विकास विषय, यानी जो बाल विकास विषय है उसका अध्ययन हम मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के रूप में करते हैं। उल्टे हम लाइनों को उल्टा कर देते हैं कि बाल विकास जो विषय है उसे क्या करते हैं, मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के रूप में अध्ययन करते हैं। इसलिए इसका पॉइंट क्या हुआ, मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के रूप में बाल विकास विषय। अब बाल विकास विषय क्या है, ये मनोविज्ञान से ही निकला है। मनोविज्ञान मानव के व्यवहारों का अध्ययन करता था। पहले इसका नाम बाल विकास का बाल मनोविज्ञान था, बाल मनोविज्ञान, लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया गया, बाल विकास रख दिया गया। अब बाल विकास रखा गया क्यों कि और विशेष रूप से इसे क्या किया गया, अध्ययन की दृष्टि से महत्व देते हुए आपके सिलेबस में रखा गया। क्यों, क्योंकि इसमें बालक की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि शिक्षा की दृष्टि से जो आपकी अवस्था है वो 4 होती है, 2, 3 और 4। आइए देखते हैं कौन सा, गर्भावस्था, दूसरा आपका हो गया शैशवावस्था, और तीसरा हो गया आपका बाल्यावस्था, और बच्चों चौथा हो गया आपका किशोरावस्था। ये जो 4 अवस्थाएं हैं आपकी, ये विकास की दृष्टि से शिक्षा की दृष्टि से आपके बाल मनोविज्ञान में रखा गया है और इनका अध्ययन क्या किया जाता है, बाल विकास विषय के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए बाल विकास को मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा कहा गया। दूसरा पॉइंट हम समझते हैं, मनोविज्ञान के एक विशिष्ट उपागम के रूप में बाल विकास विषय। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाल विकास विषय है उसका अध्ययन मनोविज्ञान के एक विशिष्ट उपागम के रूप में किया जाता है। उपागम मीन्स होता है छोटे छोटे क्रमों के रूप में, मतलब एक के बाद एक, ऐसे उपागम के रूप में हम क्या करते हैं, मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल विकास का अध्ययन करते हैं। आइए इसको भी देखते हैं कौन कौन सा है उपागम। तो जो उपागम है वो निम्नलिखित है। सबसे पहला उपागम है प्रयोगात्मक उपागम। अब प्रयोगात्मक उपागम क्या है, प्रयोगात्मक उपागम को देखिए हम समझते पढ़ते, इसमें क्या किया जाता है, कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयास किया जाता है। यानी इसका नाम क्या है, प्रयोगात्मक उपागम। यानी मनोविज्ञान की जो एक विशिष्ट शाखा है क्या, बाल मनोविज्ञान को मनोविज्ञान के अंतर्गत एक उपागम यानी छोटे छोटे क्रमों के रूप में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयास करते हैं। यानी कार्य हो रहा है, देखिए क्या है पॉइंट आपका, प्रयोगात्मक उपागम। प्रयोग कैसे करेंगे, कार्य के द्वारा और कारण जानने का प्रयास करेंगे कि ये कार्य कैसे संपन्न हुआ, और नहीं संपन्न हुआ कार्य तो इसका कारण क्या है, ये जानने का प्रयास किया जाता है। फिर अगला टॉपिक आपका है दैहिक उपागम। दैहिक मीन्स होता है बच्चों शारीरिक। दैहिक मीन्स क्या होता है, शारीरिक। दैहिक मीन्स होता है, आप जानते रहिए, शारीरिक।
तो दैहिक उपागम, दैहिक मीन्स शारीरिक उपागम, यानी जो शारीरिक अंग है उनका अध्ययन भी किसमें किया जाता है, बाल विकास। और बाल विकास किसके अंतर्गत है, मनोविज्ञान के। इसलिए ये पॉइंट भी क्या है, मनोविज्ञान का एक उपागम है, यानी एक क्रम है, एक अंग है, तो उसके रूप में हम अध्ययन करते हैं। तो शारीरिक उपागम को जानते हैं इसके अंतर्गत, जैसे नाड़ी हो गया आपका, फिर संस्थान, नाड़ी संस्थान एक ही शब्द है। नाड़ी संस्थान प्राणी के शरीर की संपूर्ण क्रियाओं को क्या करती है, नियंत्रण करता है, संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रण करता है। और नियंत्रण कौन करता है, नाड़ी संस्थान। यानी हम बाल विकास के अंतर्गत बाल विकास के अंतर्गत मानव के क्या करते हैं, दैहिक विकास का या दैहिक उपाक्रम का अध्ययन करते हैं। दैहिक उपाक्रम क्या है, शारीरिक उपाक्रम, यानी शरीर के अंगों का, एक एक अंगों का हम अध्ययन करते हैं, और जिसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, नाड़ी संस्थान। इन नाड़ियों द्वारा, आपको होता है ना, नस होती है, अंदर धड़कनें चलती हैं, उन नाड़ियों के द्वारा क्या करते हैं हम, प्राणी के शरीर की संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है। किसके द्वारा, बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, और ये पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि क्या कमी है और क्यों शरीर के जो अंग है, कोई एक अंग विकसित नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है। इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। फिर तीसरा टॉपिक है आपका विकासात्मक उपागम। विकासात्मक उपागम क्या है, देखिए समझिए, बाल विकास संबंधी समस्याओं को जानना एवं उसे दूर करना है। विकासात्मक उपागम के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं, बाल विकास संबंधी समस्याओं को जानना एवं उसे दूर करना। यानी जो बालकों के सामने विकास के क्रम में समस्याएं आ रही हैं, उनको हम किसके माध्यम से जानते हैं, बाल विकास के माध्यम से जानते हैं। बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन करके जानते हैं, और बाल विकास के अध्ययन से ही हम क्या करते हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो ये भी क्या है, विकासात्मक उपागम भी मनोविज्ञान के एक विशिष्ट उपागम के रूप में बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, विकासात्मक उपागम। फिर आपका अगला पॉइंट है व्यक्तित्व संबंधी उपागम। व्यक्तित्व, अब व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व भी व्यक्ति के अंतर्गत होता है। ये भी क्या है, बाल मनोविज्ञान का ही एक विषय है, लेकिन इसका अध्ययन हम किसमें, बाल मनोविज्ञान के एक उपागम, यानी एक छोटे छोटे अंगों के रूप में उसका अध्ययन करते हैं। जैसे व्यक्तित्व का निर्माण, जो व्यक्तित्व का निर्माण है, इसका जानते हैं क्या होता है, इसका प्रारंभ शैशवावस्था से ही होने लगता है। जो व्यक्तित्व बालक का, वो उसके विकास का एक अहम पार्ट होता है, और इसका प्रारंभ हमने बताया अभी कि शैशवावस्था से ही होने लगता है। ये देखते हैं, व्यक्तित्व का निर्माण प्रारंभ से ही शुरू हो जाता है, और जो व्यक्तित्व होता है, इसे मुख्य रूप से युंग महोदय के अनुसार, किसको, युंग युंग महोदय ने बताया, कहीं कहीं युंग मिलेगा आपको, कहीं कहीं यही वर्ड आपको मिल जाएगा, जुंग महोदय, तो घबराने की बात नहीं है, जो लिखा मिलेगा वही, लेकिन वास्तव में ये युंग महोदय है। तो जुंग ना लिखे, लेकिन आप जानते रहिए कि युंग महोदय ने जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है, उसे 3 भागों में बांटा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। कितने भागों में, 3 भागों में। कौन कौन सा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, इन 3 भागों में बांटा। कहने का मतलब है कि व्यक्तित्व संबंधी जो उपागम है, इसका भी अध्ययन हम क्या करते हैं, मनोविज्ञान के एक विशिष्ट शाखा के रूप में करते हैं। और कहने का मतलब क्या है, इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, व्यक्तित्व के निर्माण का, यानी व्यक्तित्व का निर्माण कैसे किया जाए, या बालक का व्यक्तित्व है कैसा। यानी जुंग महोदय की बातों को लेते हैं, वैसे तो व्यक्तित्व को कई भागों में बांटा गया है, गुण के आधार पर शील गुण है, आगे आपको बताएंगे कई प्रकार से बांटा गया, जब हम व्यक्तित्व पढ़ेंगे उसमें आपको बताते चलेंगे। लेकिन जो युंग महोदय का है, सर्वमान्य है, इनके आधार पर व्यक्तित्व का आपका
जो है वो 3 भागों में अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वह व्यक्तित्व होता है जो बालक एकांत में रहना पसंद करता है, भीड़-भाड़ से बचने की कोशिश करता है, ज़्यादा अपना दोस्त नहीं बनाता है, घर के लोगों के साथ उठना-बैठना उसका बहुत कम होता है। ऐसे लोग क्या होते हैं, अंतर्मुखी के होते हैं। बहिर्मुखी ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं, जो बच्चे देखिए आप बचपन से ही क्या करते हैं, ग्रुप में खेलना प्रारंभ करते हैं, बाहर जाना करते हैं, बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं, चुप रहना उनको पसंद है, वो बहिर्मुखी के होते हैं। उभयमुखी व्यक्तित्व वो होता है, ये अपवाद भी है, लेकिन उन्होंने रखा है तो हम पढ़ते हैं इसको कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का एक मिला-जुला रूप उभयमुखी होता है। उभय मीन्स होता है दोनों प्रकार का। उभयमुखी कि कुछ ना तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ना बहुत ज़्यादा चुप रहते हैं। जहाँ जैसी आवश्यकताएँ होती हैं, वैसे वो प्रयोग करते हैं। तो ऐसे बालक वो उभयमुखी के होते हैं। आइए अगला देखते हैं टॉपिक। आपने पढ़ा कि मनोविज्ञान के एक विशिष्ट उपागम के रूप में बाल विकास विषय, यानी बाल विकास विषय का अध्ययन हम मनोविज्ञान के एक विशिष्ट उपागम के रूप में करते हैं। तो उसके कितने उपागम हुए? एक प्रयोगात्मक उपागम, इसमें कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयास किया जाता है कि बालक का विकास हो रहा है, कार्य यानी जो कार्य कर रहा है वो सही है, फिर नहीं विकास हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, उसका कारण क्या है? फिर हम देखते हैं दैहिक उपागम, यानी शारीरिक अंगों का विकास, यानी उनका कैसे हो रहा है या उनको कैसे नियंत्रण में रखा जा सकता है। फिर विकासात्मक उपागम में आपको बताया कि बाल विकास संबंधित समस्याओं को जानना। छोटी-छोटी समस्या आती हैं, जैसे रुचियों से संबंधित, उनकी रुचि आज ये है, लेकिन कुछ कारणों से हो सकता है, कभी भयवश, कभी आर्थिक परिस्थितियों वश, बच्चों की रुचियाँ क्या होती हैं, परिवर्तित होने लगती हैं। कभी बचपन में कहते हैं ना हम डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, हैं? अलग-अलग कैसे हम खिलाड़ी बनेंगे और उस क्षेत्र में बढ़-चढ़ के भाग लेते हैं। लेकिन परिस्थितियों या आर्थिक परिस्थितियों या भयवश क्या वो अपनी रुचियों में परिवर्तन कर देते हैं, जिससे उनका संपूर्ण विकास नहीं हो पाता। तो यही जानने का प्रयास किया जाता है कि संबंधित समस्याओं को जानना एवं उन्हें दूर करना। यानी जो समस्याएँ आ रही हैं, ये कैसे दूर की जा सकती हैं, इसका अध्ययन हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं और बाल मनोविज्ञान की एक शाखा है बाल विकास, जिसके अंतर्गत हम संपूर्ण अध्ययन करते हैं। आइए व्यक्तित्व संबंधी उपागम, हमने बताया कि व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है, वो शैशवावस्था से यानी प्रारंभ में हो जाता है। गर्भावस्था तो नहीं कह सकते हैं ना, अभिमन्यु तो है नहीं कोई, लेकिन क्या है जो प्रारंभ है उस गर्भावस्था के बाद की अवस्था कौन-सी है? शैशवावस्था। शैशवावस्था से ही आरंभ हो जाता है। बच्चा कहीं न कहीं क्या करता है, पता चलने लगता है। कुछ बच्चे ज़्यादा रोते हैं, हैं? बोलते हैं, हँसते हैं बचपन से ही। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, दूध पिला दो सो रहे हैं, दूध पिला दो खेल रहे हैं अपना। उनके व्यक्तित्व को वहीं से ही देखिए आप कोशिश करिएगा प्रैक्टिकली आप आज़माने की कोशिश करिएगा। बच्चे की जो व्यक्तित्व है उसकी झलक दिखने लगती है शैशवावस्था में ही। आइए फिर अगला आपका लास्ट छोड़ दिए थे कि एक विशिष्ट उपागम प्रणाली के रूप में, हम एक प्रणाली के रूप में, विशिष्ट प्रणाली के रूप में किसका बाल विकास विषय का मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं और इसके 2 भाग हैं। इसका अध्ययन 2 प्रणालियों द्वारा किया जाता है। पहला समकालीन, दूसरा दीर्घकालीन। समकालीन क्या है? जो वर्तमान में हम अध्ययन कर रहे हैं। समकालीन अध्ययन प्रणाली यानी वर्तमान में, जैसे हम अपने घर में पढ़ा रहे हैं, आप घर बैठकर उसका अध्ययन कर रहे हैं। घर बैठ के क्या कर रहे हैं? आप उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो बच्चों क्या कर रहे हैं आप? समकालीन अध्ययन प्रणाली में घर बैठकर आप उसका अध्ययन कर रहे हैं। यानी वर्तमान में कैसी प्रणालियाँ अपनानी चाहिए जो कारगर साबित हों, जिससे आप घर बैठकर शिक्षा अध्ययन कर सकें। कहने का मतलब एक समकालीन जो वर्तमान में चल रही है, एक दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली जो प्राचीन काल से परंपरा
चली आ रही है शिक्षा की, तो हम इसका भी अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? बाल विकास विषय के अंतर्गत करते हैं। और किस रूप में करते हैं? मनोविज्ञान के एक उपागम के रूप में करते हैं, एक छोटे-छोटे क्रमों के रूप में। तो आपने जाना एक विशिष्ट अध्ययन प्रणाली के रूप में हम बाल विकास का अध्ययन करते हैं, जिसकी 2 शाखाएँ हैं, समकालीन और दीर्घकालीन। समकालीन जो वर्तमान में जैसी प्रणाली हो उससे, और दूसरी जो दीर्घकालीन ये बहुत दिनों से चली आ रही है, बहुत दिनों चलने वाली है ऐसी प्रणाली। आइए आपने देखा बाल विकास की प्रकृति यानी नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, आपने देखा एक एक पॉइंट देखा, मैंने समझाने की भी कोशिश की, शायद आपको समझ में भी आया होगा, लेकिन एक बार हम फिर से चर्चा कर लेते हैं। पहले आपने देखा कि बाल विकास विषय का मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के रूप में अध्ययन किया जाता है। लेकिन पॉइंट आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के रूप में क्या है? बाल विकास विषय, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? इसमें बालक की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी बालक के व्यवहार के साथ साथ उसकी जो शारीरिक अवस्थाएं हैं उनका भी अध्ययन, के शारीरिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके साथ साथ क्या सांवेगिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, इन सारे विकास को भी क्या करते हैं? हम बाल विकास विषय के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। दूसरा पॉइंट आपको हुआ मनोविज्ञान के एक विशिष्ट उपागम के रूप में बाल विकास विषय। अब उपागम आपको बताया कि इसके 5 हैं। नंबर 1 प्रयोगात्मक उपागम, नंबर 2 दैहिक उपागम, नंबर 3 विकासात्मक उपागम, नंबर 4 व्यक्तित्व संबंधी उपागम, नंबर 5 आपका विशिष्ट अध्ययन प्रणाली के रूप में। और हमने बताया कि जो विशिष्ट अध्ययन प्रणाली है वो 2 भागों में है, समकालीन अध्ययन प्रणाली और दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली। समकालीन जो वर्तमान में चल रही है, हमें समय समय पे क्या करना है? हमें पढ़ाने के नियमों में भी क्या परिवर्तन लाना है। बच्चे जैसा चाहते हैं, क्योंकि पहले शिक्षा थी वैदिक कालीन शिक्षा शिक्षक केंद्रित थी, लेकिन आज की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है। बालकों की रुचि, रुझान आदि, उनके सामर्थ्य, कैपेसिटी, उनकी ग्रहण करने की क्षमता, ये सब ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है? शिक्षा में परिवर्तन, यानी शिक्षा में नहीं, शिक्षा की प्रक्रिया में परिवर्तन लाना है। जैसे अब ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस चल रही हैं, तो क्या है, बच्चे घर बैठ के पढ़ रहे हैं, तो समय समय से हमें परिवर्तन लाना चाहिए। लेकिन दूसरा बता रहा है दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली, जो वर्तमान नहीं बल्कि बहुत दिनों से चली आ रही है, उस शिक्षा प्रणाली से भी हम अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं अब बाल विकास की विशेषताएं। तो बच्चों जो पॉइंट देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सब कुछ पढ़े रहते हैं, लेकिन जब विशेषताओं की बारी आती है तो हम इतना नहीं समझ पाते कि इसमें लिखना क्या है। तो देखिए बच्चों, जो आज अभी तक आपने जाना कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का क्रमशः विकास कैसे हुआ, फिर मनोविज्ञान को हम किन किन रूपों में अपनाए, फिर विकास क्या है, विकास की परिभाषा आपने जाना, फिर विकास की नेचर आपने जाना, सॉरी बाल विकास का नेचर जाना आपने, उसकी प्रकृति क्या है। तो कुछ ना आए कभी तो सोचो कि यह विशेषताओं में क्या होता है, जो आपने अभी तक देखा उसे पॉइंट वाइज रख देना ही विशेषताएं हैं। आइए देखते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को आपने देखा है, पूछ लिया गया कि उसकी क्या विशेषता है, तो आपने देख लिया ना, तो कुछ तो बता ही सकते हैं, वह व्यक्ति लंबा है, गोरा है, और क्या है, हँसमुख स्वभाव का है, बाल काले हैं, मीन्स आँखें बड़ी हैं, ऐसे कुछ, मतलब जो देखा है वो क्या उस व्यक्ति की विशेषता है। वैसे इस टॉपिक की जो पढ़े रहते हैं अर्थ परिभाषा सब, तो उसको क्रम वाइज रख देना ही उसकी विशेषताएं होती हैं। आइए हम पॉइंट वाइज समझते हैं। तो देखिए बाल विकास की विशेषताएं, इसकी एक लाइन तो आप लिख ही सकते हैं कि इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पॉइंट वाइज जानते हैं। मनोविज्ञान की एक शाखा है क्या? बाल विकास। बाल विकास जो कि हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि ये क्या है, ये मनोविज्ञान की एक शाखा है। और कैसी शाखा है, हमने पढ़ाया था दूसरे वीडियो में कि ये कैसी शाखा है, विकासात्मक शाखा है। क्यों विकासात्मक शाखा है? क्योंकि ये क्रम से दूसरे में तीसरे से चौथे, यानी गर्भा, शैशवा, बाल्या और किशोरा, यानी क्रम से इनका अध्ययन हम करते चले आते हैं, इसलिए क्या है, ये विकासात्मक है। तो मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में पहली विशेषता हुई।
दूसरी विशेषता हुई, यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। यह कैसा विज्ञान है बच्चों? एक व्यवहारिक विज्ञान है। हमने बताया ना कि पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन या मस्तिष्क का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, और लास्ट में वाटसन महोदय ने कहा न तो आत्मा का विज्ञान, न मन का विज्ञान, न चेतना का विज्ञान, बल्कि ये है क्या? व्यवहार का विज्ञान। और किस शताब्दी में कहा? 20वीं शताब्दी में। किसने कहा? वाटसन महोदय ने कहा। इसलिए उनको व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। स्किनर और थॉर्नडाइक ने उनका समर्थन किया था। तो आपने देखा, दूसरा यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। तीसरा विधायक एवं नियामक विज्ञान है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये सत्यापित नहीं है, ये विधायक मतलब ये पूर्ण रूप से प्रमाणित है। इसमें थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया, स्किनर ने प्रयोग किया, बहुत सारे प्रयोग हुए हैं ना, आप जानते हैं। पावलोव ने किया है, मनोविश्लेषण सिद्धांत फ्रायड ने किया, व्यक्तित्व का हुआ, बुद्धि का हुआ। तो ये क्या है? ये सत्यापित है। इसलिए क्या कहा गया? विधायक और नियामक विज्ञान। ऐसे नहीं है कि हम ऐसे कर दिए कि ये विज्ञान है, बल्कि ये सत्यापित किया गया। चौथा पॉइंट है, ये बालक के व्यवहारों के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है। तो हमने बताया ना, व्यवहार ये तो अवस्था थी बच्चों, ये क्या थी? अवस्था। लेकिन देखिए यहाँ क्या पूछा है कि व्यवहार के विभिन्न पक्ष। तो कौन से विभिन्न पक्ष? जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक, चारित्रिक, ये सब क्या है? ये विभिन्न पक्ष हो गए। ये इसका अध्ययन, पक्षों का अध्ययन करता है। कौन करता है? बाल मनोविज्ञान या बाल विकास। फिर आता है आपका इसके अंतर्गत संवेगात्मक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक। संवेग होता है आंतरिक भावना से जुड़ा होता है, और संज्ञानात्मक, दोनों में अंतर। संज्ञानात्मक ज्ञान से संबंधित होता है, तर्क शक्ति, और संवेग भावना शक्ति होती है। क्रियात्मक आपकी जो कार्य करने की शैली है उसे कहते हैं। तीनों पक्ष संवेगात्मक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? बाल विकास में या बाल मनोविज्ञान में। लेकिन हमने बताया कि बाल मनोविज्ञान का नाम परिवर्तित हो चुका है, इसलिए हम बाल विकास कहेंगे। फिर आपका अगला पॉइंट है, इसमें शिक्षा संबंधी समस्याओं जैसे मनोवैज्ञानिक समाधान ढूंढा जाता है। इसमें शिक्षा संबंधी समस्याओं का मनोवैज्ञानिक समाधान ढूंढा जाता है। यानी जो शिक्षा संबंधी समस्याएं आ रही हैं बालकों के अंतर्गत, उसको क्या किया जाए? डांट डपट के नहीं, ये बच्चा क्या होगा? बच्चा पढ़ने से दूर होने लगेगा। ये कौन सिखाता है? मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाने वाला विषय बाल विकास सिखाता है हमें कि हमें कैसे मनोवैज्ञानिक समाधान ढूंढना है। कैसा? मनोवैज्ञानिक समाधान। और फिर अगला पॉइंट है, यह विषय बालक के व्यवहार को आधार प्रदान करता है। बालक के व्यवहार को क्या करता है? आधार प्रदान करता है। फिर आपका अगला है कि अधिगमकर्ता के सीखने के अनुभवों की विवेचना करता है। कि अधिगमकर्ता कौन होता है? शिक्षार्थी। वो शिक्षार्थी की क्या करता है? सीखने के अनुभवों की, यानी जो अनुभव है उसका किस लेवल का है, उसका क्या करता है? अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? बाल विकास के। जब तक हम बालक के सीखने का स्तर नहीं जानते हैं, तब तक हम क्या कर सकते हैं? तब तक शिक्षा उसे पूर्ण रूप से नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके स्तर को जानना है। पता चले वो अभी 1 में पढ़ने लायक है, हम 5th क्लास की उसकी क्लास दे रहे हैं, 5th क्लास की किताबों से पढ़ा रहे हैं, तो उसका लेवल इतना नहीं है कि वो समझ पाए। इसलिए सबसे पहले हमें क्या देखना है? अधिगमकर्ता के सीखने के अनुभव को देखना है कि कितना अधिक सीख रहा है या कितना कम सीख रहा है। हमें ये पता लगाकर उसके अनुसार शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो बच्चों, ये आपकी विशेषताएं रही। पहले हमने पढ़ाया आपको कि बाल विकास की प्रकृति, नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। फिर आपने पढ़ा बाल विकास की विशेषताएं। तो एक एक पॉइंट फिर से बोल देते हैं। बाल विकास की पहली विशेषता है कि बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है। बाल विकास यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। बाल विकास विधायक एवं नियामक विज्ञान है। फिर यह बालक के व्यवहार के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत संवेगात्मक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? बाल विकास के अंतर्गत। इसमें शिक्षा संबंधित समस्याओं का
मनोवैज्ञानिक समाधान ढूंढा जाता है। फिर अगला पॉइंट है, यह विषय बालक के व्यवहार को आधार प्रदान करता है। और लास्ट पॉइंट है, अधिगमकर्ता के सीखने के अनुभव की विवेचना करता है। बच्चों, स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण हो सकता है कि आवाज़ क्लियर ना हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद।